गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025845। ये सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द पेरीमीटर ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ रोम्बस इज 800 मीटर and one of its diagonal is 240 मीटर. What is the area of the field? अब हम लोगों को पता है कि सम चतुर्भुज के अंदर हमारे पास जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर काटेंगे। अब एक विकर्ण हमें दे रखा है 240, तो उसका आधा कितना होगा 120 मीटर। अब पेरीमीटर मेरे पास इसका 800 मीटर, इसका मतलब प्रत्येक भुजा क्या आएगी 200 मीटर। अब ये मेरे पास 200 ये 120, तो यहाँ से ट्रिपलेंट रेशो से ये क्या 160 मीटर आ जाएगा। ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेंट रेशो है। ये 3 का 40 गुना, ये 4 का 40 गुना, ये 5 का 40 गुना, तो मेरे पास ये 160 मीटर, तो ये भी 160 मीटर। तो एक डायगोनल की लेंथ तो क्या आ गई 240 मीटर, दूसरे डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या आ गई 320 मीटर। और हमें पता है कि रोम्बस का समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, तो 1/2 इंटू 240 इंटू 320। ये मेरे पास 2 से चला गया 120 पर। 120 को अगर मैं 320 से गुना करूं तो 100 को गुना करूं तो 32,000, और 20 को अगर मैं 320 से गुना करूं तो क्या जाएगा 3200 दुना 6400, तो हमारे पास क्या जाएगा 38,400। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोई अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, वो यहाँ से क्या कर सकता है, उसे पता है कि जो रोम्बस समचतुर्भुज है उसकी मुझे भुजाएं पता है 200 मीटर, एक विकर्ण पता है मेरे पास 240 मीटर, तो मेरे पास इसकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर अपन यहाँ इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, तब भी हमारे पास क्या जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द MN। हमें MN की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो देखो इसके लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं A, ये पॉइंट हमारे पास C, ये पॉइंट हमारे पास D, ये पॉइंट B। हमें MN की लेंथ चाहिए कि क्या होगी। अब देखिए मेरे पास पूरी जो है CD वो 24 है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो सर्किल का सेंटर है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा 12-12। पूरी मेरे पास AB 30 थी, तो ये 3 होगी, पूरी 15 होगी, ये भी 3 होगी। अब मुझे MN की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ E, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ F। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के अंदर इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं OE की वैल्यू निकालना चाहूँ, OE स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ r स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, OE का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको कैपिटल R अगर बोल दूँ तो यहाँ से ट्रायंगल OEA के अंदर यहाँ से अगर हम OE का स्क्वायर निकालें तो क्या हम r स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों OE स्क्वायर की वैल्यू है, तो इन दोनों को बराबर अगर रखें तो r स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 बराबर r स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 225 माइनस 144, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 81। 225 में से 144 घटा दिया तो क्या गया 81। अब हमें यहाँ से ये हम लोगों को पता है कि ये स्मॉल r होगी और ये कैपिटल R होगी। तो यहाँ से अगर मैं NF की वैल्यू निकालूं, NF स्क्वायर का अगर मैं मान निकालूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के। तो यहाँ से NF की वैल्यू क्या आई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जो हमारे पास कितना है 81। तो NF स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 आई तो NF की वैल्यू 81 का रूट करूंगा 9, तो ये भी 9 और ये भी 9, तो पूरी भुजा कितनी आ जाएगी 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो MN की लंबाई क्या आ गई 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए
ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 3 boxes of capacity 24 kg, 36 and 84 kg are completely filled with 3 varieties of wheat A, B, C respectively. All the 3 boxes were emptied and 3 types of the wheat were throughout mixed and the mixture was put back into the 3 boxes. How many kg of the type A would be there in the third box? हमारे पास 3 बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग तरह की गेहूं है जिसकी क्वांटिटी है 24 kg, 36 kg और 84 kg। तो इन तीनों के अंदर जो गेहूं है उसकी क्वांटिटी का अगर रेशियो निकाले 12 से काट दे 2:3:4, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करा, इन गेहूं को आपस में मिला लिया, सब तरह की गेहूं को आपस में मिला लिया। अब तीसरे बॉक्स में पहले वाली गेहूं बतानी, तीसरे बॉक्स में टोटल क्वांटिटी कितनी आती है 84। जब सबको मिलाया तो सब इसी रेशियो में मिले, तो रेशियो का टोटल कितना आ गया 4 3 7 + 2 9। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पहले सॉरी ये 4 नहीं होगा, ये हमारे पास 12 से काटा तो ये 7 आए। अगर अपन यहाँ इसका रेशियो निकाले तो 12 से काट दे तो ये 2:3:7। अब हमें थर्ड वाले के अंदर टोटल क्वांटिटी चाहिए, टोटल 84 है, तीनों को मिला दिया तो तीनों मिक्स होकर आएंगी। रेशियो का टोटल कितना बना 12। मुझे पहले वाले की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू चाहिए तो कितनी है 2। 12 से क्या 7 बार 7 दूनी 14 kg। तो पहले वाली गेहूं हमारे पास कितनी आ जाएगी तीसरे बर्तन में 14 kg। कि हमारे पास तीनों का रेशियो है, तीनों की क्वांटिटी है, वहां से तीनों का रेशियो निकाला। अब इन तीनों का आपस में मिला दिया। अब वापस से जब डालेंगे तो तीसरे बर्तन में टोटल क्वांटिटी है 84, टोटल मिलाकर इन तीनों का आया 12, वैल्यू किसकी चाहिए 2 की। तो आंसर क्या आ जाएगा 14 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। SI on a sum of money for 20 years is 2460 rupees. If the principal become 2 times every 5 years, then what will be the total interest obtained after 20 years? किसी निश्चित धनराशि पर 20 साल का साधारण ब्याज 2460 रुपये। यदि प्रत्येक 5 साल के बाद मूलधन को दोगुना हो जाए तो 20 साल बाद प्राप्त ब्याज बताना है कि क्या होगा। अब हम लोगों को पता है कि 20 ईयर्स का SI 2460 है, तो 1 ईयर का SI 20 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 123 रुपये। 1 साल का SI आया 123 रुपये। अब हम प्रत्येक 5 साल के बाद क्या कर रहे हैं, मूलधन को दोगुना कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल क्या था P, तो हर साल का SI भी क्या होगा SI, तो 5 ईयर का SI 5 SI। नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल डबल, प्रिंसिपल 2P हुआ तो SI भी डबल हो गया 2 SI। SI भी डबल हुआ तो 5 साल का SI क्या बनेगा 10 SI। नेक्स्ट 5 ईयर में फिर प्रिंसिपल डबल, मतलब प्रिंसिपल हो गया 4P, तो SI भी क्या हो गया 4 SI। तो इसको 5 से गुना करा तो 20 SI। अगले 5 साल में फिर प्रिंसिपल डबल होगा, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 8P, तो SI क्या हो जाएगा 8 SI। तो अगले 5 सालों में 40 SI। तो टोटल हमारे पास जो SI बना वो कितना बना 75 SI। SI की वैल्यू 123 रुपये, तो टोटल SI है 75 SI। तो 75 इंटू 123 रुपीज़। तो मेरे पास 123 को अगर मैं 75 से गुना करूं तो 5 × 15 कैरी आ जाएगी 1, 12 × 5 60, 7 × 21, 81 और 1 82, बच जाएगा 8, 12 × 7 84 और 84 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा 92। तो क्या जाएगा 9225। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो हर बार हमें पहले SI मिला 123, 5 साल में पहले 123 का 5 गुना, फिर अगले 5 साल के अंदर डबल SI मतलब 123 का डबल 246, फिर उसका 5 गुना, इस तरह से कर सकते हो। या हमने इस SI को SI मान लिया 123 रुपये को, तो वहाँ इस तरह से हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55 की ओर। 55 हमें कह रहे हैं x² बराबर x + 1, x ग्रेटर देन 0 है तो हमें 2x⁴ का मान बताना है कि क्या होगा।
एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अगर अपन एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4a इंटू सी अपॉन में 2a। तो x का मान क्या आएगा, प्लस वन प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 रूट में अपॉन में 2। अब माइनस की वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि रूट से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो x बराबर 1 प्लस रूट 5/2, ये x का मान आया। मुझे क्या फाइंड करना है, 2x की पावर 4, तो इसको मैं क्या 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या लिखें 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 2 इंटू 3 का मैं स्क्वायर करूंगा 9, रूट 5 का स्क्वायर करूंगा 5, प्लस क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 अपॉन में मेरे पास क्या जाएगा 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 2 से ये 2 चला जाएगा, 9 प्लस 5 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 2, 2 का अगर भाग दे दूंगा तो क्या जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था जिसमें हमने x की वैल्यू निकालकर अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखो क्या कह रहे हैं, 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 बराबर 1944। तो x का मान बताना है कि क्या होगा, 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस में 81 की पावर x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 1944। तो इसको क्या 9 की पावर 2x अपॉन में 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस में 81 की पावर x अपॉन में 81 की पावर 1 लिख सकते हैं, बराबर 1944। 9 की पावर 2x अपॉन में 9 माइनस में 81 को 9 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 9 की पावर 2x अपॉन 81 बराबर 1944। 9 की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया 81, 9 का भाग दिया तो 9 माइनस 1 बराबर 1944। 9 को अगर मैं 3 में चेंज कर दूं, 3 के स्क्वायर की पावर 2x बराबर इनटू में 8 अपॉन 81 बराबर 1944। 8 से क्या एक बार 8 दूनी 16 बच जाएगा, 3 34 चला जाएगा, 4 बार 32, 2 24 चला जाएगा 3 बार। तो क्या बना 3 की पावर 4x अपॉन में 81 मतलब 3 की पावर 4 बराबर क्या बनेगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 9, तो 4x बराबर 9, तो x बराबर 9/4, ये हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा, x बराबर 9/4। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। द वैल्यू ऑफ 1040 डिग्री प्लस 1020 डिग्री प्लस √3 1020 इंटू 1040 डिग्री। अब देखिए 1060 डिग्री को हम क्या 1040 प्लस 20 लिख सकते हैं, तो 1040 प्लस अगर 20 लिखें तो क्या लिख पाएंगे 1040 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 1040 डिग्री इंटू 1020 डिग्री। अब अगर मैं इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1060 डिग्री माइनस में 1060 इंटू में 1040 इंटू में 1020 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 1040 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। 1060 डिग्री की जगह मैं यहाँ √3 लिख दूं
तो tan 60 डिग्री बराबर, इस टर्म को उधर ले जाऊं तो क्या आएगा, tan 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस √3 tan 40 इंटू tan 20 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। हमें इसी का मान तो बताना था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस √3 को tan 60 डिग्री लिखो, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, और यहाँ से tan 60 डिग्री, ये वाली हमारे पास टर्म बनी। तो यहाँ से हम इसको टर्म को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। If one root of the equation is reciprocal of the another, then which one of the following is correct? हमारे पास इक्वेशन है x² अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस 1 अपॉन c बराबर 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हमें क्या पता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। इसका एक जो मूल है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1 अपॉन सी अपॉन में 1 अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ए अपॉन में सी। इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हम एक जगह कह रहे हैं 1 है, एक हमें पता है अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी यहाँ 1 अपॉन सी है, ए 1 अपॉन ए है, तो ए अपॉन सी, ए अपॉन सी बराबर 1, तो ए बराबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। हमने मान लिया कि नंबर्स का एचसीएफ कितना है, h, तो एलसीएम इसका कितने गुना है, 12 गुना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12h। एलसीएम और एचसीएफ का योग है 403। 12h प्लस h इज इक्वल टू 403। तो 13h बराबर अगर 403 है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। h की वैल्यू 31 आएगी, इसका मतलब HCF 31, एलसीएम क्या आएगा, 12 इंटू 31। अब हमें कह रहे हैं उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या बतानी कि क्या होगी। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एक नंबर है 93, दूसरा नंबर हमने माना b, एलसीएम है 12 इंटू 31 और एचसीएफ कितना है, 31। 31 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, तो b की वैल्यू 4 इंटू 31, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 124। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। If the average of x and 1 upon x is m, then average of x square plus 1 upon x square and 1 upon x square। x plus 1 upon x का एवरेज क्या होगा, x plus 1 upon x upon 2 बराबर m। तो x plus 1 upon x क्या आया, 2m। हमें चाहिए x square और 1 upon x square का एवरेज, इसका मतलब x square plus 1 upon x square upon में 2, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x square plus 1 upon x square प्लस 2 बराबर 2m का स्क्वायर करूंगा तो 4m स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर माइनस में 2। और मुझे इसका एवरेज चाहिए तो क्या आएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2, 2 का भाग दे देंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमें x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर का एवरेज मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं, ए फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 10 रुपीज के 4 ऑरेंजेस खरीदे, 4 संतरे खरीदे। फिर हमें कह रहे हैं 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदे। 10 रुपीज के अंदर 5 ऑरेंजेस हमने और खरीदे, और हमें कह रहे हैं 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे बेच दिए। 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे बेच दिए, तो हमें क्या बताना है, उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने क्या कही,
उतने ही संतरे और खरीदे, इक्वल नंबर मोर, मतलब जितने ऑरेंजेस हमने पहले वाले परचेज करने हैं दूसरे वाले भी उतने परचेज करने। तो यहाँ 4 और 5 का एलसीएम बनेगा 20। तो 20 बनाने के लिए पहले वाली वैल्यू को मैं 5 से गुना कर देता हूँ, दूसरे वैल्यू को 4 से। तो हमने क्या करा, 50 रुपए के 20 संतरे खरीदे। फिर हमने क्या करा, 40 रुपए के 20 संतरे खरीदे। इसका मतलब टोटल हमारे पास क्या हुआ, 90 रुपए की हमने कितने संतरे खरीद लिए, 40। अब हमारा सेलिंग प्राइस है 20 रुपए के, हम 9 बेचते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कि 810 रुपए में हमने जितने संतरे खरीदे उनको कितने में बेच दिया, 800 रुपए में। 810 रुपए में 19 to 9 810, 810 में जितने भी संतरे खरीदे उनको कितने में बेचा, 800 रुपए में। 810 में खरीद कर 800 में बेचे तो कितना लॉस हुआ, 10 रुपीज का। कितने पर, 810 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 100/81% का लॉस, या 1 सही 19/81% का लॉस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 62। अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं होता, फिर हम अगर इक्वल रुपीज के करते तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ सकता था। लेकिन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस उतने ही संतरे और खरीदे, यही दिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। A man swim downstream at distance of 15 किलोमीटर in 1 hour। डाउनस्ट्रीम के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो डाउनस्ट्रीम क्या ही 15 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम होती है x + y 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखी है। धारा की चाल y की वैल्यू क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, द टाइम टेकन बाय मैन टू स्विम द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज। अब अपस्ट्रीम अगर निकाले तो वो होगी x - y, 10 - 5 क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से हमें कितनी दूरी ट्रेवल करनी है, 15 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15/5, 3 आवर। तो उतनी दूरी में धारा के विरुद्ध तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 देखो हमें क्या करे, ₹7500 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। द अमाउंट पेड आफ्टर 3 ईयर विल बी। 7500 रुपए की राशि हमने क्या करा, चक्रवृद्धि ब्याज पर ली, जिस पर पहले साल ब्याज की दर हमारे पास कितनी थी, 2%। तो पहले साल हमें इसका 2% देना होगा, 7500 का 2% 150 रुपए। सेकेंड ईयर हमारे पास ब्याज की दर कितनी है, 4%। तो 7500 का 4% 300 रुपए। अब इस 150 रुपए पर भी 4% ब्याज मिलेगा, 150 का 4% 6 रुपए। तीसरे साल ब्याज की दर क्या आएगी, 5%। तीसरे साल हमारे पास ब्याज की दर क्या है, 5%। तो 7500 का 5% 375 रुपए। 150 का 5% 7 रुपए 50 पैसे। 300 का 5%, 300 का 10% 30, 5% 15 रुपए। और 6 का 5%, 6 का 5%, 6 × 5/100, तो 30/100 मतलब 30 पैसे। तो हमारे पास टोटल अगर हम CI निकालें, टोटल अगर हम यहाँ से CI निकालें तो पहले साल हमें मिला 150 रुपए, दूसरे साल मिले 306 रुपए, तीसरे साल हमें मिले 397 रुपए 80 पैसे। तो टोटल ब्याज अगर हम देखें,
₹853.80। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस CA 7500 प्लस ₹853.80, ₹8353.80। तो इसके आसपास हमारे पास एग्जैक्ट हमें ये वैल्यू दे रखी है 8353.80, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें 3 साल बाद कितने रुपए का भुगतान करना होगा, 8353.80 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 देखो DI का क्वेश्चन है। द ग्राफ शोज द सेल एक्सपेंस एंड इक्विटी बेस ऑफ ए कंपनी ओवर डिफरेंट ईयर इन रुपीज करोड़। निम्नलिखित ग्राफ जो है किसी कंपनी के विक्रय, खर्च और शेयर धारक पूंजी इक्विटी को करोड़ों में प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंस। शेयर होल्डर रिटर्न हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इक्विटी बेस, शेयर धारक की पूंजी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। हमें क्या बताना है, मिनिमम शेयर होल्डर्स रिटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर, न्यूनतम शेयर होल्डर रिटर्न किस वर्ष में हुआ। अब देखो हमें यहाँ पर पता है शेयर होल्डर रिटर्न, शेयर होल्डर का रिटर्न क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन इक्विटी बेस। हमें अलग अलग ईयर दे रखे हैं, 1998 ये वाला, 2000 और 2001। तो सबसे पहले 2001 का डाटा काउंट करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट हमें पता है सेल माइनस एक्सपेंस, 35 में से 30 गया, प्रॉफिट कितना हुआ 2001 में 5 का। इक्विटी बेस कितना था, शेयर होल्डर हमारे पास कितना था 15। तो 2001 में 5/15 या 1/3। 2000 के अंदर अगर चेक करें तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 और 30 का डिफरेंस 10, और हमारे पास ये कितना था, शेयर होल्डर का इक्विटी बेस 15, तो मतलब 2/3। 1998 में चेक करें, 1998 में प्रॉफिट कितना है 10। इक्विटी बेस हमारे पास कितना है, इक्विटी बेस भी कितना है 10, मतलब ये 1। तो ये बना 0.33, ये बना 0.66, ये है 1। तीनों में से सबसे कम वैल्यू क्या है, 0.33। कौन से ईयर में, 2001 में। तो न्यूनतम शेयर होल्डर रिटर्न किस वर्ष में हुआ, 2001 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 देखो हमें क्या कह रहे हैं, सभी वर्षों का कुल व्यय सभी वर्षों के कुल विक्रय का A% था, तो A का मान बताना है। अब देखो कुल विक्रय, टोटल सेल निकाले, विक्रय सेल हमारे पास ये पहले वाला है, पहले है 35, फिर है 40, फिर 35, और उसके बाद हमारे पास 25। तो टोटल सेल कितनी होगी, 70 और 40, 110, 135। टोटल एक्सपेंडिचर, ये तो सेल हो गई। एक्सपेंडिचर अगर निकालें, एक्सपेंस निकालें, तो एक्सपेंस 30, फिर 30, फिर 25, 30, 30, 25 और उसके बाद 15। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 100। हमें क्या बताना है, सभी वर्षों का कुल खर्चा जो एक्सपेंस था वो टोटल विक्रय का 135 का कितना परसेंट है। मान लिया 100% है, 5 से गया 27 बार, 5 से गया 20 बार, तो क्या जाएगा 2000/27। 27 से अपन इसको भाग दे, भाग चला जाएगा 7 बार। अब 7 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो 74% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। 8% of the voters in the election did not cast their vote. In the election, there were only 2 candidates. The winner obtained 48% of the total vote and defeat is reversal by 1100 vote. Then the total number of the votes in the election was. अब देखो ये हमारे पास पता है कि इसमें शेष का नहीं है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अनयूज वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, इन सब का टोटल क्या होगा 100%। तो अनयूज वोट हमारे पास कितने 8%, इनवैलिड है ही नहीं, विनर के वोट है 48%, वो 1100 वोटों से जीत गया, तो लूजर के वोट 48% माइनस में 1100, इन सब का टोटल क्या है 100%। 48 + 48 96 + 8 104%,
100% इधर आते ही माइनस का बराबर क्या आएगा 1100 वोल्ट। तो यहां से 4% की वैल्यू 1100 वोल्ट। हमें क्या चाहिए टोटल वोल्ट्स, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1100 की वैल्यू हमारे पास 4%, हमें वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से चला गया 2 बार, 4 दूनी 8 बच गया 3, 30 चला जाएगा 7 बार, फिर चला जाएगा 5 बार। तो टोटल वोट कितने हैं 27,500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सिलेक्शन में टोटल वोट हमारे पास कितने हैं 27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ए ने 2100 रुपए में एक व्यापार शुरू करा, कुछ समय बाद बी भी उसमें 3600 रुपए लगाकर शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उनका मुनाफा बराबर बांटा गया, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना। अब देखो हमें यहां पता है हमारे पास ए और बी की मनी जो है, ए की मनी हमारे पास 2100 रुपए, बी की मनी 3600। तो मनी का अगर अपन रेशियो निकालें तो ये 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 12 बार। मनी का रेशियो 7:12, प्रॉफिट इक्वल हुआ तो 1:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन मनी, तो क्या होगा 1/7 रेशियो 1/12। एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12:7। इसका मतलब अगर ए व्यापार में 12 महीने रहा तो बी कितने महीने रहा 7 महीने। इसका मतलब वो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था 5 महीने बाद। कुछ समय बाद बी उसमें साझेदार हो गया। तो हमें बताना उनमें मुनाफा बराबर बांटा गया, तो कितने महीने बाद बी व्यापार शामिल करता है। तो कितने महीने बाद 5 महीने। पूछता कि व्यापार में कितने महीने रहा, तो हम क्या कहते हैं 7 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। 3 men ABC walking round a circle 1760 meter in a circumference at the speed of 160, 120 and 105 meter respectively. If all start together and walking in the same distance, at what time they will be together again at the starting point? इनके मिलने का टाइम चाहिए, तो सभी के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय का एलसीएम। इस पथ की दूरी हमें दे रखी है 1760 मीटर। ए बी सी तीनों की स्पीड हमें दे रखी है 160 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड और 105 मीटर पर मिनट। सॉरी ये सब मिनट में दे रखे, ये मिनट में और ये भी मिनट में। हमें बताना है कितने समय बाद ये मिल जाएंगे। तो ए को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1760 बटा 160, 0 से 0 गया, 16 से गया 11 बार, तो 11 मिनट लगेंगे। बी का टाइम देखें 1760 बटा में 120, 0 से 0 कट गया। अब अगर अपन इसको काटें 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 56 नहीं जाएगा, 4 से काट लेते, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटा में 3, 44/3 मिनट। सी का टाइम अगर देखें तो 1760 बटा 105, 5 से गया 21 टाइम्स, 5 से गया 5 दिए 15, बच जाएगा 2, 26 चला जाएगा 5 बार, बच जाएगा 1, 10 चला जाएगा 2 बार। अब 21, ये 7 से चला जाएगा नहीं, 3 से नहीं, तो 352 बटा 21 मिनट। अब इन तीनों के टाइम का एलसीएम लेना, 11 मिनट, 44 बटा 3 मिनट और 352 बटा 21 मिनट। तो हमें 11, 44 और 352 का एलसीएम लेना। 11 से गया 1 बार, ये 4 बार, ये 32 बार, फिर 32 से काट दें तो इनका एलसीएम क्या आया 11 × 32, मतलब क्या आ जाएगा 352 मिनट। तो ये सब एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे 352 मिनट बाद। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बटा वाले नंबर्स का तो एचसीएफ 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक होज में 2 नल लगे हुए हैं जो इसे क्रमशः 12 और 15 मिनट में भरते। ए इसको भरता है 12 मिनट, बी इसको फिल करता है 15 मिनट।
फिर हमें कह रहे हैं एक खाली करने वाला पाइप भी, यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो खाली जो टैंक है वो 20 मिनट में भर जाता है। तीनों मिलकर इसको कितने मिनट में भर देते हैं? 20 मिनट में। तो खाली करने वाला पाइप हमें बताना है पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर लेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 60, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, तीनों की एफिशिएंसी 3, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 9, तीनों का टोटल 3, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी -6। तो सी इस पूरी भरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा? 60/-6, माइनस दिखा रहा है खाली करने को, तो 10 मिनट में ये से खाली कर देगा, 10 मिनट में ये से खाली कर देगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks at 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 3 meter above the bank, find the width of river. ये 3 मीटर ऊपर पुल के किसी बिंदु से हमें दे रखा है नदी के किनारों के अवनमन कोण, वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमें इस नदी की चौड़ाई बतानी, ये 45 डिग्री, ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर, ये 30 के सामने 3 मीटर, तो 60 के सामने 3√3 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या आएगी? 3√3 + 3, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 × √3 + 1 मीटर। ये हमारे पास इस नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 2, -3 इन रिस्पेक्ट टू लाइन x = -2। बिंदु 2, -3 का रेखा x - 2 के सापेक्ष प्रतिबिंब बताना है कि क्या होगा। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, x बराबर -2, तो वो लाइन हमारे पास कौन सी हो गई? ये वाली, x बराबर -2। उस पॉइंट के निर्देशांक 2, -3, तो ये पॉइंट यहाँ गया 2, -3, ये हाइट तो 3 और ये दूरी कितनी? 2। सेम दूरी यहाँ पर भी कितनी है? 2। तो इस मिरर से ये दूरी कितनी है? 4। तो इधर भी क्या 4 दूरी पर एक पॉइंट बनेगा, हाइट तो सेम रहेगी 3 ही। तो ये मेरे पास यहाँ से 2, ये 4, ये तो ये क्या बना? -6, और ये हाइट 3, तो -3। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 है, ये नेगेटिव में, यहाँ भी नेगेटिव में रहेगी। पॉइंट की मिरर में जितनी दूरी पर ये मिरर से खड़ा है उतनी दूरी पर ही बनेगी। यहाँ दूरी टोटल मिलाकर 4 है, तो यहाँ भी 4, ये दोनों नेगेटिव थे, -2, -4, -6 और -3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 2 + tan² थीटा + cot² थीटा अपोन में sec थीटा × cosec थीटा, इसका मान बताना है कि क्या होगा। 2 + tan² थीटा + cot² थीटा अपोन में sec थीटा × cosec थीटा। अब 1 + tan थीटा हमारे पास क्या होता है? sec² थीटा। 1 + cot² थीटा क्या होगा? cosec² थीटा अपोन में क्या बनेगा? sec थीटा × में cosec थीटा। अब अगर इसको मैं साइन कोस में बदल दूं तो क्या 1/cos² थीटा + 1/sin² थीटा अपोन के अंदर sec थीटा cosec थीटा। तो इसका एलसीएम ले लूंगा तो sin² थीटा + cos² थीटा तो 1 बन जाएगा। 1/sin² थीटा cos² थीटा तो क्या बनेगा? sec² थीटा × में cosec² थीटा अपोन के अंदर sec थीटा cosec थीटा। तो sec थीटा cosec थीटा की एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा? sec थीटा × cosec थीटा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे, 30 फल सड़े हुए थे जो फेंक दिए गए। 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस रेट से बेचना होगा। हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपये। हमने कितने दर्जन फल खरीदे? 40 दर्जन। हमें टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए? 25% का, मतलब 1/4, 2400 का 1/4, 600 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो हम बेचना कितने में चाह रहे हैं? 3000 रुपये में।
अब इसमें से 30 फल सड़ गए, 30 फल सड़े हुए थे, इसका मतलब 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन अगर सड़े हुए थे तो 3,000 रुपए में बेचेंगे कितने, 37.5 दर्जन। तो हमें रेट बताना है 1 दर्जन का, तो क्या आएगा 3,000 बटा में 37.5, पॉइंट हटाया 0 ऊपर। यहां से अगर अपन इसको काटे, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 7 35, बच जाएगा 2, चला जाएगा 5 बार, 75 से चला गया 4 बार, 75 चौक 340, 40 इंटू 2 80 रुपये। तो हम 1 दर्जन किस रेट में बेचेंगे, 80 रुपये में। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो खराब थे वो तो फेंक दिए, 40 दर्जन खरीदे लेकिन बेचेंगे तो सिर्फ 37.5 दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इफ 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 1, तो हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अपॉन में 6x बराबर 1, उल्टा करके लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अपॉन में 6x बराबर 1। अब 6 को ऊपर ले जाते हैं और x का भाग देते हैं, 2x प्लस 5 माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 6। तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 6 माइनस 5 1, 2 का भाग दे दें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1/2, ये हमारे पास बना। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स 1/2 आया, हमें ये चाहिए, तो इसके लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, रूट में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको रूट को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इक्वल में क्या होगा, रूट में 1/4 प्लस 4, तो रूट में क्या बन जाएगा 17/4, ये रूट 17/2, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या आएगा, रूट 17/2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू रूट 17/2, तो ये क्या बनेगा 17 रूट 17 अपॉन में 2 का क्यूब 8 माइनस में 3 रूट 17 अपॉन में 2, तो एलसीएम ले लेंगे 8, 17 रूट 17 माइनस में 12 रूट 17, तो क्या बन जाएगा 5 रूट 17 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स से x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली टर्म कैसे लिखी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है कि क्या होगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हमें b दे रखा है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, रूट में b स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। हमने मान लिया कि स्कूल में बटा वाली वैल्यू को देखते हुए स्टूडेंट्स कितने हैं 12, इसमें से बॉयज और गर्ल्स हमें कह रहे हैं 5/12 लड़के हैं, मतलब 5 लड़के और लड़के कितने 7। फिर हमें कह रहे हैं जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है, 14 ईयर से कम 4 लड़के, 14 ईयर है उससे ज्यादा कितने हो जाएंगे 3 लड़के। फिर हमें कह रहे हैं 2/5 लड़कियों की जो संख्या है वो 14 ईयर उससे अधिक है, मतलब 5 में से 2 लड़कियां 14 ईयर से ज्यादा है तो कम कितनी होंगी 3 होंगी। यदि 14 ईयर से कम छात्रों की संख्या कितनी है 1120, हमारे पास 4 और 3 कितनी है 7 की वैल्यू कितनी है 1120। तो हमें स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स बताने, तो टोटल बता देते हैं 1120 वैल्यू है 7 की, वैल्यू हमें चाहिए 12 की। 7 से गया एक बार बच जाएगा 4, 42 चला जाएगा 6 बार, 160 गुना 12 1600 और 320 1920। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1920, ये हमारा आंसर आ गया।
तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ नए पेपर में। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।